नमस्कार छात्रों, संस्कृत ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं श्रीमती सीमा श्रीवास्तव। कल के वीडियो में हमने आपको स्वर, व्यंजन, अनुस्वार और विसर्ग पर चर्चा की थी और कल विस्तृत रूप से व्यंजन के भेद या प्रकार पर चर्चा की थी। उससे पहले हमने स्वर आदि का ज्ञान कराया था, व्यंजन का शॉर्ट में बताया था, फिर अनुस्वार और विसर्ग बताया था और उसके बाद स्वर के प्रकार बताए थे, भेद बताए थे, उसके बाद व्यंजनों के भेद या प्रकार बताए। अब उसी पाठ्यक्रम की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम वर्णों के उच्चारण स्थान पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखिए, वर्णों का उच्चारण स्थान अर्थात जो हम बोलते हैं, जो कुछ भी हम बोलते हैं, वर्ण उच्चारित करते हैं, ठीक, उनका उच्चारण स्थान क्या है। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको एक बात ये बता दें कि हम और आप सभी लोग बोलते तो मुख से ही हैं, ठीक, कोई आंख नाक कान से तो बोलता नहीं। बोलने का एकमात्र स्थान क्या है? मुख। मुख से ही हम वर्ण उच्चारित करते हैं, ठीक। लेकिन हमारे मुख के भीतर तमाम उच्चारण अवयव बने हुए हैं, ठीक, जैसे कंठ, तालु, जिह्वा, मूर्धा आदि। तो अब जो वर्ण है हमारा, उसमें से हर वर्ण की उत्पत्ति एक निश्चित विशेष स्थान से होती है। जो प्रत्येक वर्ण है, उन सभी वर्णों की उत्पत्ति मुख के अंदर स्थित किसी स्थान विशेष से होती है। तो जिस वर्ण की उत्पत्ति या जिस वर्ग की उत्पत्ति हमारे मुख के अंदर स्थित उच्चारण स्थान से होती है, उसे ही हम वर्णों का उच्चारण स्थान कह देते हैं, ठीक। सहायता सभी के लिए जाती है। ऐसा नहीं कि जिसका उच्चारण स्थान कंठ है उसे कंठ से ही बोला जाएगा, कंठ से निकला सीधे बाहर आ गया, ऐसा नहीं है। सहायता सबके लिए जाती है, लेकिन जिस वर्ण की उत्पत्ति जिस उच्चारण स्थान से होती है, उसे ही हम वर्णों का उच्चारण स्थान बोल देते हैं, ठीक, कि ये वर्ण इस स्थान से उच्चारित होता है, ठीक। तो जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख के अंदर स्थित अनेक अवयव हैं, ठीक। तो हमारे मुख के अंदर जो उच्चारण स्थान है, उनसे नाद होता है, ठीक, एक विशेष प्रकार का नाद उत्पन्न। तो जिस उच्चारण स्थान से जो नाद उत्पन्न होता है, उसे ही हम दूसरी भाषा में वर्णों का उच्चारण स्थान भी कह सकते हैं, ठीक। समझने के लिए शॉर्ट में आप इतना ही समझिए, अति संक्षिप्त रूप में, कि जिस वर्ण की उत्पत्ति जिस उच्चारण स्थान से होती है, उसे ही हम उस वर्ण का उच्चारण स्थान मान लेते हैं या कह देते हैं, ठीक। अब वर्णों के उच्चारण स्थान के लिए हमारे व्याकरण में कुछ सूत्र बताए गए हैं, ठीक है। अब आज हम उन सूत्रों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। उसमें देखिए, हमारा सबसे पहला सूत्र है क्या? अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। क्या लिखा है हमने? अकुह, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, ठीक। अब अकुह, ठीक, विसर्जनीया नाम। अब इतने सारे वर्ण बताए गए हैं आपके सूत्र में, इतने सारे वर्ण बताए गए हैं। क्या क्या? आ, का, हा और विसर्ग। अब चूंकि इतने वर्ण बताए गए हैं और का की के लिए के षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जब हम कहीं का की के का हमको अनुवाद करना होता है, हम उसके लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, और तो इसलिए हमने यहाँ पर षष्ठी लगा दी। और इतने सारे वर्ण हैं, तो इतने सारे, क्योंकि बहुवचन है, तो इसलिए विसर्जनीय नाम में हमने षष्ठी बहुवचन का प्रयोग किया, अर्थात इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। अब ये तो हमने विभक्ति की बात बताई, वचन की बात बताई, अब हम इन वर्ण पर चर्चा करेंगे, ठीक। अब देखिए, इसमें क्या है, कह रहे हैं कि आ, क्या है? आ वर्ण। सूत्र में पहला वर्ण क्या है? आ। अब आ का मतलब आ वर्ण से है,
चाहे वो ह्रस्व आ हो, चाहे वो दीर्घ आ हो, चाहे वो प्लुत आ हो। आ का मतलब आवर्ण, अर्थात इसके सारे भेद आ गए। तो आ का मतलब आवर्ण। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या दिया है, कु। कु है, का में छोटे उ की मात्रा लगी है। अब का में जो छोटे उ की मात्रा लगी है और इसकी उदित संज्ञाति कहा गया, कु चु टू तू पु एते उदिता, इनकी उदित संज्ञा हो गई है और उसके बाद इस उ का लोप हो गया है। अलोप का मतलब अदर्शनम लोपः, लोप का मतलब इसका लोप हो गया, अर्थात ये उ जो है, का में जो उ की मात्रा लगी है ये कहीं जाएगी नहीं, इसको अदर्शनम लोपः चूंकि कहा गया है तो इसलिए हम इसका ग्रहण नहीं करेंगे। सिर्फ उ लिखा भले है लेकिन हम सिर्फ कहेंगे, समझेंगे सिर्फ का ही। क्यों? क्योंकि जो का में उ है उसकी उदित संज्ञा से उसका लोप हो गया। ठीक, तो बचा का, और का मतलब होता है क्या, यहाँ पर क्या है, कवर्ग। का मतलब क्या है, कवर्ग। ठीक, और कवर्ग का मतलब हमने बताया था, पहले ही आपको बताया था व्यंजनों की श्रृंखला में, व्यंजन के जब भेद या प्रकार बताया स्पर्श व्यंजन के, तो कवर्ग। अब कवर्ग माने क्या, काखा गाघा अंगा, पांचों आ गए। ठीक, तो अब आ का मतलब आवरण, का मतलब कवर्ग, उसके बाद हा माने हा, और उसके बाद क्या आया, बचा क्या हमारा, विसर्ग। विसर्ग। ठीक, इन सभी वर्णों का, किन सभी वर्णों का, आवरण, कवर्ग, हा और विसर्ग, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। ये सभी वर्ण कंठ से उच्चारित होते हैं। ठीक, चाहे आप बोल के देख लें आ, जब आप बोलते हैं आ की उत्पत्ति किससे होती है, कंठ से होती है। जब आप आ बोलते हैं तो ध्यान से देखिए, बारीकी से आप जाइए, तो आ में जो है गले से आवाज निकलती है। ठीक, आ वर्ण की उत्पत्ति गले से, आ। ठीक, का, खा, ग, घा, अंगा, हा। तो इन सभी वर्णों के उच्चारण स्थान में कंठ का विशेष योगदान होता है। ठीक, इन या दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इन सभी वर्णों की उत्पत्ति जो होती है वो कहां से होती है, कंठ से होती है। तो इस प्रकार से हो गया, आ माने आवरण, का माने कवर्ग, हा माने हा, और विसर्ग माने विसर्ग। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। ठीक, ये सब कंठ ध्वनियां हैं। ठीक, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, ऐसे पूछ लिया कि का उच्चारण स्थान है, या खा गा घा, कोई पूछ ले, इनका उच्चारण स्थान है कंठ, या क्वेश्चन बदल देता है, भाषा बदल देता है, पूछ सकता है कि कंठ ध्वनियां हैं। ठीक, ये तीन ऑप्शन दे दे, आवरण, कवर्ग, हा, विसर्ग। ठीक, या इसके अलावा कुछ और, तो ये भी कह सकता है कि इन वर्ण का उच्चारण स्थान है, चार ऑप्शन दे से पूछ सकता है, या ऐसे भी पूछ सकता है कि कंठ ध्वनियां हैं। ठीक, एक ही चीज है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि आवरण चाहे ह्रस्व आ हो, चाहे दीर्घ हो, चाहे प्लुत हो, कोई भी आ हो, उसके बाद क्या है, कवर्ग माने काखा गागा अंगा, हा और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। ये सब कंठ ध्वनियां कहलाती हैं। ठीक, अब हम दूसरे सूत्र पर आते हैं। ठीक है, दूसरा सूत्र हमारा क्या लिखा है, इचु यशा नाम तालु। क्या लिखा है, इचु यशा नाम, क्या, तालु। ई सूत्र में पहला वर्ण क्या है, ई। ई और ई माने कोई भी ई, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ठीक, ई और चा, चू है यहाँ पर, चू, और हमने आपको पहले बता दिया कु चू टू तू पू एते उदिता। ठीक, तो यहाँ भी चा में जो उ है उदित संज्ञा हो गई, इसका लोप हो गया, तस्य लोपा से लोप हो गया, उसके बाद फिर क्या हुआ, अदर्शनम लोपा, अर्थात चा में जो उ की मात्रा लगी है इसका हम ग्रहण नहीं करेंगे, रहेगा अपने स्थान पर ही यथावत, लेकिन इसका हम ग्रहण नहीं
करेंगे, हम सिर्फ मानेंगे च। और च माने क्या? चवर्ग। और चवर्ग माने क्या? चाछा जाछा इया। ठीक, तो चवर्ग। ई और चवर्ग, इसके बाद क्या है? या और श। ठीक, ई अर्थात ह्रस्व हो, दीर्घ हो, प्लुत हो, कोई भी ई हो। और चवर्ग माने चा छा जा झा इया। और या श। इन सभी वर्णों की उत्पत्ति स्थान क्या है? इन सभी वर्णों की उत्पत्ति कहां से होती है? तालु से होती है। या इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। ये तालु से उच्चारित होते हैं। ठीक, चाहे आप तो बोल के देखिए, चा चा बोलते, चा छा जा झा इया। ठीक, ये तालु से उच्चारित, ये सब तालव्य ध्वनियां कहलाती हैं। ठीक है, तो या और श, जब आप श बोलते हैं तो तालु से उच्चारित। और यही कारण है कि ये जो श है, इसको बहुत लोग, कोई शरीफी वाला श, कोई कहते हैं सीटी वाला श, नहीं, वो गलत है। ये क्या है? ये श कौन सा श कहलाता है? तालव्य श। ये जो श है वो कौन सा श कहलाता है? तालव्य श। ठीक, क्यों तालव्य कहलाता है? क्यों? क्योंकि ये तालु से उच्चारित होता है, इसीलिए इसको तालव्य श बोला जाता है व्याकरण की भाषा में। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थात ई, चवर्ग, या और श, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। ये सब तालव्य ध्वनियां हैं, तालु से उच्चारित होती है, अर्थात इनके उच्चारण में तालु का विशेष योगदान होता है। ठीक, इनकी उत्पत्ति तालु से होती है। अब इसके बाद है अगला सूत्र हमारा क्या? तीसरा क्या है? ऋतु रसाणाम मूर्धा। ठीक, ऋतु रसाणाम। ठीक, देखिए सब में नाम नाम पद आ रहा है, क्योंकि इतने सारे, इसमें भी आया था नाम, इसमें भी यशा नाम, क्योंकि इतने सारे वर्णों की उत्पत्ति बताई जाए, इतने सारे वर्णों का, तो का की के लिए हम षष्ठी लगाते हैं। और चूंकि ये बहुवचन है, ई, चवर्ग, या और श, इतने सारे वर्णों की बात हो रही है, तो इसलिए हमने सब में षष्ठी बहुवचन का प्रयोग किया, चाहे विसर्जनीय नाम हो, चाहे यशा नाम। ठीक, षष्ठी बहुवचन। और इसमें भी वही बात आ गई, क्या? ऋतु रसाणाम, षष्ठी बहुवचन यहां भी आया। ठीक, अर्थात क्या? री। देखिए सूत्र में पहला वर्ण क्या है? री। उसके बाद क्या है? टा में उ लगा है, कुचु टू तू पू एते उदिता, बता चुके हैं पहले भी। तो टा में जो छोटे उ की मात्रा लगी है, इसका हम ग्रहण नहीं करेंगे, इसको हम सिर्फ टा ही समझेंगे। और टा माने टवर्ग। और उसके बाद क्या है? र। और उसके बाद क्या है? श। ठीक, इन सभी वर्णों की, ठीक, क्या है? इन सभी वर्णों की, किसकी किसकी? री, टवर्ग, रा और श। इन सभी वर्णों की उत्पत्ति कहां से होती है? मूर्धा से होती है। ठीक, तालु के ठीक पीछे का जो भाग है वो क्या कहलाता है? मूर्धा कहलाता है। क्या कहलाता है? मूर्धा। ठीक, अब चाहे आप बोल के देखिए, टा, जो हमारी जिह्वा टा मूर्धा पर जाती, टा, ठा, डा, ढा। ठीक, तो री बोलते हैं, तो री, टवर्ग, रा और श, इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। ये सब कैसी ध्वनियां हैं? मूर्धन्य ध्वनियां हैं। ठीक, आप इस श को भी कोई श बोलता है, कोई श बोलता है, नहीं, वो गलत है। ठीक है, कोई कहेगा षटकोण वाला श, कोई कुछ, लेकिन संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से ये अशुद्ध है। इसका शुद्ध उच्चारण क्या है? इसको आप कौन सा श बोलेंगे? मूर्धन्य श बोलेंगे। कौन सा श बोलेंगे? मूर्धन्य श। देखिए मैं लिख देती हूँ, श, ये कौन सा श है? मूर्धन्य श है। ठीक, और अर्थात क्यों मूर्धन्य श इसको कहते हैं? क्यों? क्योंकि ये मूर्धा से उच्चारित होता है, ये सब मूर्धन्य ध्वनियां है। ठीक, तो इस प्रकार से क्या हो गया? री, टवर्ग, रा और श, इनका उच्चारण क्या स्थान क्या है? मूर्धा।
इनके उच्चारण स्थान में मूर्धा की विशेष सहायता ली जाती है, या इन सभी वर्णों की उत्पत्ति मूर्धा से होती है। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद हम चौथा सूत्र लिखते हैं। चौथा सूत्र हमारा क्या है? लित लसानाम दंता। क्या है? चौथा सूत्र है हमारा क्या? लितु लसा नाम क्या? दंता। क्या लिखा हमने? लितु लसा नाम। ठीक, यहां भी नाम देखिए आया क्या? षष्ठी बहुवचन। ठीक, क्यों? क्योंकि इतने सारे वर्णों की उत्पत्ति बताई जा रही, इन सभी वर्णों की, तो काकी की के लिए षष्ठी लगा, और उसके बाद क्योंकि बहुवचन इतने सारे वर्ण हैं, कोई एक दो तो है नहीं, बहुवचन है, तो इसलिए षष्ठी बहुवचन में प्रयोग किया। क्या बन गया? लसा नाम बन गया। ठीक, और दंता। ठीक, अभी तक देखिए आपको कंठा कह रहे थे, मूर्धा कह रहे थे, ठीक है ना, तालु कह रहे थे। ठीक, क्यों? क्योंकि ये सब एक होते हैं, कंठ एक होता है, तालु एक होती है, मूर्धा एक होता है, लेकिन यहाँ पर क्या कह दिया इन्होंने? दंताह। दांत तो एक होते नहीं है, दांत तो बहुवचन है, दांत तो बहुत से होते हैं, इसीलिए यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया। क्या कहा गया? दंताह, अर्थात दांत। तो ली माने ली। ठीक है, ठीक, ली का दीर्घ भेद नहीं होता, हम आपको पहले ही बता चुके हैं अकाल सवर्ण दीर्घ में। तो ली का दीर्घ भेद नहीं होता, तो ली का ह्रस्व और प्लुत भेद यहाँ पर लिया जाएगा। ठीक है, तो ली माने ली और प्लुत, ह्रस्व और प्लुत ली। उसके बाद तू कुछ टू पुयते उदता बता चुके हैं बार बार। ठीक, तो ता में छोटी की मात्रा, इसका हम ग्रहण नहीं करेंगे, सिर्फ हमारा बचता है क्या? ता, और ता माने तावर्ग, और तावर्ग माने ताथा दाधा ना। तो ली, तावर्ग, ला और सा, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? दंता। ये सभी वर्ण दंत से उच्चारित, दंत की मदद से उच्चारित होते हैं। ठीक है, ली, तवर्ग, ला और सा, इनकी उत्पत्ति कहां से होती? दंता, दंत से होती। ठीक, ये देखिए, ये सा है, इसको कोई सादा सा कहेगा, कोई सरौते वाला सा कहेगा, कोई सब्जी वाला सा कहेगा, नहीं, व्याकरण की दृष्टि से ये अशुद्ध है। क्यों? इसे हम कौन सा सा बोलेंगे? इसको हम दंत सा बोलते हैं। कौन सा सा बोलते हैं? दंत सा। क्यों? क्योंकि इसकी उत्पत्ति कहां से होती है? दंत से होती है, दंत से उच्चारित होता है। ठीक है, सा आप बोल के देखिए, सा। ठीक है, तो ली, तवर्ग, ला और सा, इनका उच्चारण स्थान क्या है? दांत। ये दांत से उत्पन्न। ठीक है, अब आज हम अपने इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आपको जो कुछ हमने अभी समझाया वर्णों का उच्चारण स्थान आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, और इसके बाद अब कल जो हम इसके आगे के सूत्रों पर चर्चा करेंगे, हमारे वीडियो से जुड़े रहिएगा। ठीक, कल भी हम इसी, जैसे मैंने आज विस्तृत व्याख्या की सूत्रों की, कल भी हम जो भी सूत्र पढ़ाएंगे उसकी हम विस्तृत व्याख्या करेंगे, उसको हम सूत्र से समझाएंगे। ठीक, तो हमारे वीडियो से जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, कल वीडियो मिस मत करिएगा। और उसके बाद आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको आप लाइक भी करिएगा, और चैनल को आप यदि पहली बार देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक, और कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी बातें लिखकर बता दीजिएगा। ठीक, और इससे पहले के जो कुछ आपको हमारा पाठ्यक्रम देखना, जो कुछ मैंने पढ़ाया, तो प्लेलिस्ट पर सारे वीडियोस पड़े हुए हमारे, प्लेलिस्ट पे टिक करिएगा। ठीक, तो आज हम अपने इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।